बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। वो मोशन जो ज़मीन के नज़दीक हो, यानी जब हम किसी बॉडी को या किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, ज़मीन से प्रोजेक्ट करते हैं अगर हम, तो वो उसकी जो मोशन होती है, उसका जो पाथ होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। और जिस बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और इसकी मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले इसकी मोशन को गैलीलियो ने ऑब्ज़र्व किया था, और उसने ऑब्ज़र्वेशन के बुनियाद पे कहा कि इसकी जो मोशन है वो पैराबोलिक है, यानी इसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसका पाथ हमेशा पैराबोलिक ही हो, इसका स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है। यानी अगर हम किसी बॉडी को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करें और वो नीचे आए, तो हो सकता है वो पैराबोला ना बने, वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करे, लेकिन इस मोशन को भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन ही कहेंगे। तो अगर किसी बॉडी को हम ज़मीन से आगे की तरफ फेंकते हैं तो इसकी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसी तरह अगर किसी पार्टिकल को या किसी बॉडी को हम किसी ऊंचे मकाम से, जैसे छत से या किसी दीवार से फेंकेंगे अगर ज़मीन के ऊपर, तो इसकी मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। और इसी तरह अगर चलते हुए जहाज़ से किसी बॉडी को फेंका जाएगा तो जो उसकी मोशन जो होगी वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। अच्छा जी, यहाँ पे ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रोजेक्टाइल एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू स्पेस within certain velocity fired from a gun or dropped from a moving plane। उसको हम, उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। प्रोजेक्टाइल मूव्स विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट द सेम टाइम फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इसके ऊपर ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो ग्रेविटी लग रही होती है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लग रही होती है। और ये प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को फॉलो करती है उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। अब जो हम ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए डेरिवेशन करेंगे तो उसके लिए हमने इस फिगर को देखा। ये फिगर है, यहाँ पे ओरिजिन से हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, यानी प्रोजेक्टाइल को हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, और जिस वक्त हमने इसको प्रोजेक्ट किया तो उस वक्त इसका एंगल यहाँ पे बन रहा था अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा एंगल के साथ हमने इसको प्रोजेक्ट किया। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो v0 थी। यानी दो चीज़ों का हमें ख्याल रखना है कि एट दिस स्टेज जब हम इसको प्रोजेक्ट करने वाले थे और हम जब इसको प्रोजेक्ट किया उस वक्त इसका एंगल, जिस एंगल पे हमने इसको प्रोजेक्ट किया है वो अल्फ़ा है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v0 है, और एट द टाइम t इज़ इक्वल टू 0। तो इनिशियली टाइम तो 0 होगा, जैसे जैसे बॉडी आगे मूव करेगी तो टाइम बढ़ता जाएगा। और अब हम बताना चाहते हैं कि इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसके लिए हम एक इक्वेशन डिराइव करना चाहते हैं कि हम किसी भी पॉइंट पर हों तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें यूजिंग दी x की वैल्यू बता के हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। और ये जो हमारे पास v0 और अल्फ़ा की वैल्यू ये पहले गिवन होंगी, तो इनको यूज़ करके हम ये जान सकें कि इस वक्त हम इस अपनी ट्रेजेक्ट्री के किस पॉइंट पे खड़े हैं। अच्छा जी, अब देखें, ये हमने कोई फ़र्ज़ किया, ये कोई पॉइंट है हमारी ट्रेजेक्ट्री के ऊपर, और मैं ये बता चुका हूँ आपको कि ट्रेजेक्ट्री का मतलब है पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। अब फ़र्ज़ किया ये हमारे पास कोई पॉइंट है बच्चों, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से हम इस वेक्टर को स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट तक लेके आएंगे, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OP होगा, OP, और इसको हम डिनोट कर रहे हैं r से। ये r ये वाला नहीं है, ये -mg यूनिट वेक्टर है। ये r जो है ये OP को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे r OP को डिनोट कर रहा है। तो उसके पोजीशन वेक्टर को हम फाइंड आउट जब करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या लिखते हैं, r वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj, xi प्लस yj।
अब बच्चों ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। सपोज एट द टाइम टी द पार्टिकल इज एट द पॉइंट पी एक्स वाई हुज पोजीशन वेक्टर इज आर। अब ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो आपने इस पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट किया तो डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई ओवर डी टी जे आपके पास आ गया। तो वी इज़ इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई ओवर डी टी जे। डी एक्स ओवर डी टी इज़ द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड डी वाई ओवर डी टी इज़ द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगेन हम इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वी ओवर डी टी विच इज़ द एक्सेलरेशन, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा और इसको हम मज़ीद डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर आई यूनिट वेक्टर प्लस डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, डी वी ओवर डी टी की जगह हम ए लिख लेंगे, वेयर ए हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल को शो करेगा। The gravitational force F acting on the particle at the point P x y is। अब हमने कहा कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी जब ये बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है जो नीचे की तरफ जो डाउनवर्ड इसके ऊपर लग रही है। तो सिर्फ डाउनवर्ड लग रही है, आगे की तरफ तो नहीं लग रही, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो नहीं लग रही, सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। और चूँकि नीचे की तरफ है इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया। तो इसका वेट हमारे पास क्या होगा एम जी, और जो मुझे फोर्स लग रही है माइनस एम जी जे यूनिट वेक्टर, ये इसके ऊपर फोर्स लग रही है। अच्छा जी, तो हमने कहा ग्रेविटेशनल जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है वो माइनस एम जी जे यूनिट वेक्टर है। तो हमने एफ इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया बच्चों माइनस एम जी जे विच इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट द पॉइंट पी एक्स वाई। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का आपको पता है कि एफ इज़ इक्वल टू एम में होता है। तो एफ इज़ इक्वल टू एम वैसे का वैसे हो, एक्सेलरेशन की जगह हमने लिख दिया डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर आई यूनिट वेक्टर प्लस डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर जे यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू को पुट किया है। अब f की वैल्यू रखते हैं माइनस एम जी जे यूनिट वेक्टर और इन दोनों को इक्वल करेंगे जो बच्चे एम एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, एम एम से कैंसिल आउट हो जाएगा। और बच्चों यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एम एम से कैंसिल हो गया, डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर जे यूनिट वेक्टर, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। अच्छा जी बच्चों, एम एम से कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, यानी यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर के साथ कुछ नहीं है तो हम ज़ीरो लिख सकते हैं। इसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू जीरो एंड डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस जी। अब ये हमारे पास दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अब हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, इनको इंटीग्रेट करके x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, तो बच्चों हमने यहाँ पे ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x की वैल्यू और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग दी इंटीग्रेशन। अब जब आप इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास डी स्केयर एक्स ओवर डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पे जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी वाई ओवर डी टी, क्योंकि आपके पास एक डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा इंटीग्रेशन की वजह से, इज इक्वल टू माइनस जी टी, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस जी टी प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट बी आर। अब हमने ए और बी जो कि आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यूजिंग द इनिशियल कंडीशन हमने इसको फाइंड आउट करना है। मैं पहले आराम से इसलिए बोल रहा था, वो वहाँ पे बच्चे थे तो शोर ऐसे ही बस वहाँ पे हो रहा था दूर, तो मैं यहाँ से अब इधर उठ के आ गया, इसलिए रोकना पड़ा 2 दफ़ा लेक्चर के दौरान। चलें बच्चे आगे देखते हैं। अब हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ दीज कॉन्स्टेंट्स वी अप्लाई द इनिशियल कंडीशन। मैंने बताया आपको कि इनिशियल कंडीशन हमने अप्लाई करनी है। इनिशियली हमारे पास टी किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था, और वेलोसिटी हमारे पास जो थी वो v0 थी।
तो हमने तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट फाइंड आउट करना है और वेलोसिटी का y कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे इन x एंड y कंपोनेंट